का पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, और ये इस पार्ट का दोस्तों सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो दोस्तों नए सिलेबस के आधार पर तैयार की गई, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर हाल में यानी किसी भी कीमत पर यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आप सभी को बताया कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और हमने आपको ये भी बताया कि जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार वो हमने अमेरिका से ली। जी हाँ, अमेरिकी संविधान से ही मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। शुरुआती अगर हम बात करें मूल संविधान की, अगर हम बात करें जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत था उसे अब समाप्त कर दिया गया, इसका नाम था संपत्ति का अधिकार। अब उसे कानूनी यानी विधि अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो समानता का जो अधिकार वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया कानून के समक्ष समता अथवा कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का मतलब यह होता है कि कानून के समझ सभी व्यक्ति क्या है, समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। यानी एक कानून के उल्लंघन के लिए जो मिलने वाली सजा है सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि अंबानी ने अगर गलती की है तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और किसी गरीब व्यक्ति ने गलती की है तो उसे सजा दी जाए, ऐसा नहीं है। कानून के तहत आने वाले कृत्य समान माने जाएंगे। ठीक है, इसी आधार पर कानून के समान संरक्षण, तो कानून के समान संरक्षण की बात भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में ही किया गया है। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 15 भेदभाव की मनाही। यहाँ भेदभाव की मनाही का मतलब है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश धर्म, यहाँ आप देख सकते हैं भेदभाव मनाही की अगर हम बात करें तो मूल वंश, ठीक है, मूल वंश की बात करता है। मूल वंश धर्म जाति के आधार पर जो होने वाला भेदभाव है या संस्कृति के आधार पर धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे समाप्त किया जाएगा और ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, अवसरों की समानता। अवसरों की समानता मतलब क्या, सरकारी जो नौकरियां होती है उसमें जो नियुक्तियां होती है उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नियुक्ति किसी विशेष व्यक्ति को ही प्रदान की जाएगी और एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले एक अलग संस्कृति को मानने वाले एक विशेष संस्कृति को पालन करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी में समान नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। इसके अलावा सरकारी नियुक्ति में वंश जाति या जन्म स्थान या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अवसरों की समानता, इस अवसरों की समानता में अगर हम बात करें थोड़ा सा अपवाद भी है। राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष अधिकारों या बच्चों के लिए विशेष अवसर की बात कर सकता है। तो अपवाद स्वरूप में कुछ अपवाद भी यहाँ पर देखे गए हैं। अगला है अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की समाप्ति अनुच्छेद 17 की बात करता है। तो अस्पृश्यता के आप सभी को पता है कि भारत में कि पहले जो भेदभाव किया जाता था, छुआछूत की जो भावना थी कि भाई जो गरीब लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं वो अमीर वर्ग के पास काम नहीं कर सकते थे, उनके कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, तालाब में नहीं पानी पी सकते थे। तो जो भेदभाव वर्ण व्यवस्था के आधार पर पहले से निश्चित की गई थी उसको समाप्ति की बात कौन करता है, अनुच्छेद 17 करता है। क्लियर। चलिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी राज्य और सेना जो है शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जो राज्य है, सेना शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भारतीय नागरिक, ठीक है, या वो अगर वो किसी सार्वजनिक पद पर सुशोभित है या किसी सरकारी पद पर सुशोभित है तो वह बिना सरकार से इजाज़त लिए किसी दूसरे देश से सम्मान भी प्राप्त नहीं करेगा, नई उपाधि भी धारण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से उपाधियों को अंत कर दिया गया। जिससे पहले राजा महाराजा की उपाधियाँ होती थी, सभी को दीवान साहब चौधरी साहब की जो उपाधि होती थी उसको क्या कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है।
केवल किसको छोड़कर? सेना शिक्षा और जो सेना शिक्षा संबंधी जो सम्मान होते हैं उनको छोड़कर। क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समानता का जो प्रावधान है वो आप आई थिंक पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे कहा गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी दी गई। यानी अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आचरण की स्वतंत्रता, आगमन की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने खाने पीने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो कुल प्रकार के 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 20, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण के मामला का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय द्वारा उसे अपराधी घोषित ना किया गया हो। ठीक है, तो ये अपराध 2 से संबंधित सिद्धि में संरक्षण की बात करता है। इसके अलावा एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को बार बार सजा नहीं दी जाएगी, 2 बार सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में की गई है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पूरा स्वतंत्र है। इसी प्रकार से आर्टिकल 21 क्लोज शिक्षा का अधिकार, हालांकि पहले शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल नहीं था, तो बाद में से 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया और अनुच्छेद 21 क्लोज ए के तहत अब ये क्या हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकार। हालांकि ये जो शिक्षा का अधिकार है पहले हमारा क्या था, ये पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे अनुच्छेद 45 में। जी हाँ, पहले कहाँ थे ये? पहले ये अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में भाग 4 में ये हमारा क्या था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, बाद में से मौलिक अधिकार रूप में प्रयोग किया गया, इसको शामिल किया गया। अगला है 22 हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, हिरासत और गिरफ्तारी संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। ठीक है, तो ये 2 हमारे अधिकार हो गए। इसके अलावा हमारा बोलेगा तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात् जो श्रम का प्रतिषेध करना, यानी किसी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उनसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जाएगा, जबरन कोई काम नहीं करवाया जाएगा, बेगारी नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, इस तरह से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 24 में क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कोई भी कारखाना मालिक या कोई भी मालिक जो है किसी भी बच्चों की जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसे किसी भी काम पर नहीं रखेगा, कारखानों में काम पर नहीं रखेगा। तो ये सारी चीज़ें बात की गई अनुच्छेद 23 और 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 25 से 28 तक में। कहाँ तक बताया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म को किसी प्रकार से मान सकता है, वो दिन में 3 बार पूजा करे या 5 बार नमाज पढ़े, इससे किसी धार्मिक गुरु कोई जो है कह सकते हैं कि विलंब या उससे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 27 क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो किसी विशेष धर्म पर लागू किया गया हो। अगला है अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं जाएगी। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान है, अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है, अगर उसमें राज्य का पैसा लगाया गया है, ठीक है, या उसमें राज्य सरकार द्वारा को अनुदान दिया गया है, तो अगर राज्य सरकार द्वारा पोषित है तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है। अब अगला हमारा मौलिक अधिकार हुआ अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे अधिकारों की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 के तहत
अगर किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो कहाँ जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो अगर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का उन मौलिक अधिकारों को उसका उल्लंघन किया जाता है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर कहाँ जा सकता है? सीधा न्यायालय में जा सकता है। और इसी तरह अनुच्छेद 32 के तहत जो है न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कुल 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को सामने प्रस्तुत करना। अगर किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर। अगला जो रिट है दोस्तों है परमादेश। परमादेश जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो ये आदेश दिया जाता है कि अगर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख जो है दोस्तों, ये ऐसे किसी भी कार्य को करने से रोका जा सकता है जो गैर कानूनी होता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हम चर्चा करेंगे, स्पेशली इन जो 5 रिट है इसके अलग से हम चर्चा करेंगे बाद में। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है इसमें दोस्तों, आप सिंपल तरह से ऐसे समझ लिए कि जो उच्च न्यायालय है जो अपने अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है, आदेश जारी करती है। अगला है अधिकार प्रेक्षालेख। अधिकार प्रेक्षालेख का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने कोई किसी कार्य को प्राप्त कर लिया है तो इस तरह से न्यायालय द्वारा से पूछा जा सकता है कि आपने जो पद प्राप्त किया है वो क्या आप उसके अधिकारी हैं। इस तरह से ये 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये कुल 12 से 35 तक जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अभी हमने बात करा केवल अनुच्छेद 32 तक। अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये अलग प्रावधान है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे दोस्तों। आपको 32 तक पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो यहीं से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ दिए गए हैं? तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और इसका जो जिक्र किया गया वो अनुच्छेद, जी हाँ, कहाँ से 36 से 51 तक में इसका जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अब ये जो DPSP है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया दोस्तों आयरलैंड के सिद्धांत से। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? तो दोस्तों ये वे महान सिद्धांत हैं, ये आदर्श हैं जिनकी पूर्ति के द्वारा संविधान निर्माताओं ने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का स्वप्न देखा था। यानी आप कह सकते हैं कि वो महान सिद्धांत है या ये वो आदर्श हैं जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करके जो हमारे संविधान निर्माता थे एक ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे थे इसमें सभी लोगों के बीच क्या हो, सभी लोगों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम रहे, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र सामंजस्य स्थापित रहे। इसलिए इसके सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि पहले से हमारे पास मौलिक अधिकार था। हम अंतर भी बाद में करेंगे। इसके अलावा राज्य के लिए ये निर्देश है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार अपने आप में मूल हैं और ये मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और ये हर हाल में नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे, इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये केवल एक निर्देश है। राज्य के पास अगर संसाधन होंगे तो नागरिकों को सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है। अब राज्य के उद्देश्य, मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कल्याण, न्याय और तथा विश्व शांति को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य इसका? कल्याण करना, न्याय करना और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य माना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो कुल 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर 3 भागों में बात करेंगे तो इसमें गांधीवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है और मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है उसकी एक सेपरेटली वीडियो आएगी, जिसमें हम केवल मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है। अब एक और चीज़ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों, वो भी वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वह मौलिक कर्तव्य। मैं आपको बताते चलूँ कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42 में अमेंडमेंट, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उस समय मौलिक माफ़ कीजिएगा, हम मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य इस समय शामिल किया गया। और जो मौलिक जो कर्तव्य हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य किस समिति के माध्यम से शामिल किए, तो वो उस समय इस समिति के हेड कौन थे, स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ, जो मौलिक कर्तव्य के हेड थे वो थे स्वर्ण सिंह समिति, चौधरी स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो शुरुआती सालों में यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक और संशोधन किया गया जिसे हम 86वां अमेंडमेंट यानी 86वां 86वें संशोधन की अगर हम बात करें तो एक और संशोधन किया गया 86वां संशोधन 2002 में, और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब देखेंगे तो कुल मिला के दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 4 का, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में भाग 4 क्लोज का में अनुच्छेद 51 का में कुल वर्तमान में अगर हम बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा चौधरी स्वर्ण समिति के अनुशंसा के आधार पर आपातकाल के बाद। तो मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, मौलिक अधिकार और अंतर, वो सारी तीनों पार्ट, तीनों नोट जो कह सकते हैं नोट्स जो हैं या टॉपिक हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लाने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।